Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study methods of marriage. So let's start and understand what is marriage. See, marriage is such accepted institution in society, whether it may be social institution, it may be cultural institution, it may be religious institution, or it may be contractual institution to maintain sexual relationship or physical relationship in society, to legalize children arising out of sexual relationship or physical relationship. Third, to establish or start family life. And fourth, to maintain continuity in society. So in this way we can say that marriage is such accepted institution in our society to maintain sexual relationship or physical relationship, to legalize children arising out of sexual relationship or physical relationship, to establish and start family life, and to maintain continuity in society. And this institution is prevalent almost in every society of the world, right? Whether the society is primitive society or the society is modern society, this institution is prevalent in almost every society of the world. But there is changes, right? जो इसका नेचर है, राइट? इस इंस्टीट्यूशन के नेचर में कई तरीके के डिफरेंस देखने को मिलते हैं, एंड द डिफरेंस इन इट्स नेचर बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस, राइट? सो दुनिया की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें अलग अलग कल्चर होता है, और उसी अलग अलग कल्चर की वजह से ही जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, राइट, मैरिज इंस्टीट्यूशन में भी कई डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, राइट? कुछ सोसाइटीज़ में यह इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है, तो कुछ सोसाइटीज़ में यह कल्चरल कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्टीट्यूशन होता है, राइट? तो कुछ सोसाइटी में यह रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है, राइट? जैसे अगर हम बात करें हिंदू सोसाइटी की, राइट, सो इन हिंदू सोसाइटी मैरिज इंस्टीट्यूशन इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, राइट? वहीं अगर हम मुस्लिम सोसाइटी की बात करें, सो इन मुस्लिम सोसाइटी मैरिज इज कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, राइट? वहीं अगर हम देखें तो इन सब में जो डिफरेंस है वो जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है इसमें जो डिफरेंस है वो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से ही होता है. सो जनरली वी कैन से दैट मैरिज, राइट, टू हेट्रोसेक्सुअल पीपल आर अलाउड टू लिव टुगेदर थ्रू मैरिज. बट इस डेफिनेशन में भी जो है वर्तमान समय में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बिकॉज सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अलाउड होमोसेक्सुअल मैरिजेस, राइट. तो वर्तमान समय में जो होमोसेक्सुअल मैरिज हैं, राइट, उनको भी दुनिया के कुछ देशों में अलाउ किया जा चुका है, राइट. तो जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक जो जनरल डेफिनेशन थी कि थ्रू मैरिज टू हेट्रोसेक्सुअल पीपल आर अलाउड टू लिव टुगेदर, इस डेफिनेशन में जो है परिवर्तन आया है. साथ ही साथ ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है इसमें भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, राइट. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ मैरिज, राइट. तो यहाँ पर जो जितने भी वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मैरिज की जो है डेफिनेशंस को देखेंगे, राइट. सो थ्रू दीज डेफिनेशंस वी वुड कम टू नो व्हाट इज मैरिज. Also, if 5 marker and 11 marker question is asked in the examination, then definitely you can quote these definitions while writing your answer, right? So let's understand what is marriage through these definitions. See, according to Vogardas, marriage is the institution of entering man and woman into family life, which means that after marriage, राइट, मैरिज के बाद ही जो मैन और वुमेन है वो फैमिली लाइफ में एंटर कर जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू वोगार्डस मैरिज इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ एंटरिंग मैन एंड वुमेन इनटू फैमिली लाइफ. अकॉर्डिंग टू मिलिनोव्स्की, राइट, सो अकॉर्डिंग टू मिलिनोव्स्की मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन. Now, according to Hurton and Hunt, so according to Hurton and Hunt, marriage is an accepted social system. So marriage is accepted social system according to which two or more person join together to form a family.
Now, according to Anderson and Parker, so according to Anderson and Parker, marriage is a society accepted permanent relationship. Society accepted permanent relationship between one or more men and more than one woman, in which there is a desire for sexual intercourse for the sake of paternity, right? So on the basis of above definition, definitely we can say that marriage is a such accepted institution in our society to maintain sexual relationship, to legalize children, right, arising out of sexual relationship, to start or establish a family life, and to maintain continuity in society, right? Now we will see the types of marriages which are prevalent in India as well as in world, right? इसके बाद में हम different types की जो marriage हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन in different society. For an example, we will see different marriages, different types of marriages in Hindu society, right? In Muslims, right? In Christians, right? And in tribes. But here जो जनरली पूरी दुनिया में जितने प्रकार की जो मैरिजेस के टाइप या मैरिजेस के फॉर्म देखने को मिलते हैं उनको हम यहाँ पर समझेंगे, राइट? एंड जो है 3 मार्कर क्वेश्चन हो या 5 मार्कर जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, राइट? इट मे बी आस्क्ड एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन व्हाट इज मोनोगैमी, और 3 मार्कर क्वेश्चन मे बी आस्क्ड डिफाइन सोरोरल पॉलीजेनी, राइट? और इट मे बी आस्क्ड एज अ question what is bigamy, right? So we will see different types of marriages prevalent in India and world, right? So types of marriages, see marriages कई प्रकार की होती हैं. First is monogamy, then polygamy, then group marriage. वही जो polygamy होती है फिर ये इसके 3 प्रकार होते हैं. The first type of polygamy is polyandry, देन पॉलीजिनी, देन बाइगेमी. फिर जो पॉलीगेमी और जो पॉलीएंड्री है उनके फिर 2 प्रकार होते हैं. पॉलीएंड्री हैज 2 टाइप. फर्स्ट इज फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री एंड नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री. देन पॉलीजिनी भी फिर 2 प्रकार का होता है, सोरोरल पॉलीजिनी एंड नॉन सोरोरल पॉलीजिनी, राइट? एंड एट लास्ट बाइगेमी. वी विल स्टडी बाइगेमी, राइट? सो द फर्स्ट इज मोनोगैमस मैरिज और monogamy. See, it is that form of marriage in which a man has only one living married wife or a woman has only one living married husband, and monogamy is prevalent in India. And after the enactment of Hindu Marriage and Divorce Act 1955, it is now a valid marriage among Hindu society और हिंदूज. तो हिंदूज में मोनीगेमी को ही वैलिड मैरिज माना गया है, परंतु जो पॉलीगेमी है, राइट, वो अभी भी मुस्लिम सोसाइटी में लीगल मानी जाती है, राइट? सो आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एंड डाइवर्स एक्ट 1955, राइट, मोनीगेमी और वी कैन से दैट मोनीगेमस मैरिज इज नाउ वैलिड मैरिज अमंग हिंदूज और हिंदू सोसाइटी. नाउ सेकेंड इज polygamy. So what is polygamy? See, the form of marriage in which a man has more than one married wife or a woman has more than one married husband is called polygamy. और जो polygamy है ये भी 2 प्रकार की होती है, right? The first is polygamy marriage, right? And polyandry marriage. See, polyandry marriage and polygyny हो जाएगा, right? So polyandry marriage and polygyny marriage. See, the first is polygyny. तो polygyny क्या होता है वो समझते हैं. See, polygyny is the form of marriage in which a man has more than one married wife, right? So when a man has more than one married wife is known as polygyny, राइट? और अगर हम देखें तो हमारी जो अर्लियर सोसाइटी थी, हमारी अर्लियर सोसाइटीज़ में या हमारे इंडिया में भी जो पॉलीजिनी थी वो प्रिवलेंट थी. हर एक सोसाइटी में मैन हैड मोर देन वन मैरिड वाइफ्स, राइट? परंतु आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इन 1955,
राइट, पॉलीजिनी हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। परंतु अगर हम देखें तो इंडिया में जो मुस्लिम सोसाइटी है या जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, राइट, सो इन ट्राइबल सोसाइटी एंड इन मुस्लिम सोसाइटी polygyny is allowed, or we can say that polygyny is legal for Muslim and for certain tribes, right। जो polygyny है वह फिर दो प्रकार की होती है। पहला क्या हो जाएगा, सोरोरल polygyny हो जाएगा, एंड सेकेंड नॉन सोरोरल polygyny हो जाएगा। सोरोरल polygyny, यहाँ पर जो सोरोरल वर्ड है ये प्रदर्शित करता है सिस्टर को, राइट। सो सी polygyny क्या हुआ, when a man marries more than one wife, या वी कैन से दैट व्हेन मैन हैज मोर देन वन मैरिड वाइफ, तो उसको ही पॉलीजिनी कहते हैं। और जब व्यक्ति एक से ज़्यादा वुमेन्स के साथ में विवाह करता है और वो सभी उसकी जो वाइफ्स हैं यदि वो क्या हो, आपस में ही सिस्टर्स हों, राइट, मैरिज विद सिस्टर्स ऑफ द वाइफ, राइट। सो व्हेन अ मैन मैरिज, व्हेन अ मैन मैरिजेस with sisters of the wife, then this is known as sororal polygyny. Second, non-sororal polygyny, right? So when a man marries with women other than the sisters of wife is known as non-sororal polygyny, right? Second is polyandry, right? So polyandry is that form of marriage in which a woman has more than one married husband. So when a woman has more than one married husband, then this is known as polyandry, right। और polyandry भी फिर दो प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, राइट, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री हो जाएगा एंड नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री हो जाएगा। सो जो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री है इसका मतलब क्या हुआ, सी fraternal polyandry is a polyandry marriage in which all married husbands of a woman are brothers among themselves, right। तो जब किसी वीमेन के जितने भी हस्बैंड होते हैं वो यदि आपस में ही क्या हो, भाई हो, तो उन्हें या इसे क्या कहा जाता है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहा जाता है। और दिस टाइप ऑफ मैरिज इज फाउंड इन खास एंड टोडा ट्राइब। नाउ द क्वेश्चन इज वाई, राइट, क्या होगा कि आप समझिए, अगर फैमिली में, राइट, जैसे मैंने कहा कि फैमिली में देयर आर 3 ब्रदर्स, राइट, 3 ब्रदर्स, और अगर उनके पास में 3 डिफरेंट वाइफ्स होंगी तो सीधी सी बात है, राइट, सीधी सी बात है, उनके जो हेयर्स होंगे उनकी संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसकी भी वजह से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट, या हम जो कह सकते हैं कि जो भी लैंड है या जो भी हाउस है या जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाएगी, टुकड़ाई जाएगी, टूट जाएगी। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि लैंड होल्डिंग, जो लैंड होल्डिंग्स है वो उसमें सेगमेंटेशंस ना हो पाए, या कई बार ज्योग्राफी भी ऐसी कंडीशंस होती हैं, इसकी वजह से जो खस ट्राइब है एंड टोडा ट्राइब है उसमें फ्रेटर्नल जो पॉलीएंड्री है वो पाई जाती है। सेकंड क्या हो जाएगा, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री हो जाएगा। सो नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री इज अ पॉलीएंड्री मैरिज इन विच हस्बैंड्स ऑफ वीमेन आर नॉट ब्रदर्स टू ईच अदर। तो जो जितने भी हस्बैंड्स हैं जब वो एक ईच अदर में क्या हो, ब्रदर्स ना हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहा जाता है। एंड दिस इज प्रेवलेंट इन नायर ट्राइब, और वी कैन से दैट नायर पीपल। द थर्ड इज ग्रुप मैरिज, और दिस इज नोन एज सीनोजेमी। So what is synogamy? See, synogamy or group marriage is a marriage of group of men with a group of women in which all men in the one group become husbands of all the women and all the women become the wives of all the men, right। और अगर हम देखें तो इस तरीके की जो ग्रुप मैरिज है, राइट, ग्रुप मैरिज जो है दुनिया में बहुत ही कम ट्राइब्स में या बहुत ही कम कंट्रीज में जो है प्रेवलेंट होती है। उसके साथ ही इट इज़ नॉट लीगल इन इंडिया, और इसका जो फॉर्म है ये इंडिया में ना तो पाया जाता है और ना ही लीगल है, नॉर इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बस दुनिया की कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं और सर्टेन प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर ग्रुप मैरिज या सीनोगोमी जो है वो प्रेवलेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया और तिब्बत के जो कुछ ट्राइब्स हैं दे परफॉर्म ग्रुप मैरिज और सीनोगेमी। Now we will study different marriage practices.
सी मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन विच इज प्रिवलेंट इन सोसाइटी, और चूंकि हर एक सोसाइटी का कल्चर अलग होता है, ज्योग्राफी हो सकता है अलग हो, इसी वजह से जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है इसके नेचर में भी कई प्रकार के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, right? Because there are different rules and different beliefs regarding marriages, therefore there are many changes, right? There are many changes in the nature of marriage institution in India, right? So now we will see different marriage practices. तो हमारी इंडिया में कई सोसाइटीज़ हैं और इंडिया की डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो मैरिज प्रैक्टिसेस हैं वह भी क्या है, अलग अलग है. सो वी विल सी मैरिज इन हिंदू सोसाइटी, मैरिज इन मुस्लिम सोसाइटी, मैरिज इन क्रिश्चियन सोसाइटी एंड मैरिज इन ट्राइबल्स, राइट? सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी मैरिज इंस्टीट्यूशन इन हिंदू सोसाइटी. Next lecture we will study Muslim society and marriage institution in Muslim society and Christian society, and in another different lecture we will study marriage institution in tribals, right? So let's study Hindu marriage system, or we can say that marriage system in Hindu society. So let's understand Hindu marriage. See, in Hindu society marriage is considered as religious institution, right? अगर हम देखें तो जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उनमें से कुछ में सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, राइट? मैरिज इज सोशल इंस्टीट्यूशन और मैरिज इज कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्टीट्यूशन, बट इन हिंदू सोसाइटी मैरिज इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. साथ ही साथ हिंदू सोसाइटी में हिंदू मैरिज इज रिलीजियस रिचुअल्स, और वी कैन से दैट मैरिज इज रिलीजियस संस्कार, राइट? धार्मिक संस्कार होता है, राइट? वी हैव स्टडीड द 16 संस्कार्स और 16 sacraments in Hindu society. So marriage is, right? Marriage is one of the sanskara among these 16 sanskara, and we have studied विवाह संस्कार, राइट? विवाह संस्कार और पानी ग्रहण संस्कार. सो हिंदू सोसाइटी में मैरिज एक रिलीजियस क्या है, संस्कार है, जो कि या जिसका नाम है विवाह संस्कार और पानी ग्रहण संस्कार, राइट? इसके साथ ही मैरिज को एक पवित्र क्या माना गया है, सोशल बॉन्ड माना गया है, सेक्रेड बॉन्ड माना गया है. सो इन हिंदू सोसाइटी मैरिज इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और इन हिंदू सोसाइटी मैरिज इज रिलीजियस संस्कार, एंड मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड सोशल बॉन्ड, राइट? तो जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसके दो ऑब्जेक्टिव, पहला क्या हो जाएगा, मेंटेन सेक्सुअल रिलेशनशिप इन सोसाइटी एंड लीगलाइज द चिल्ड्रन. इनके अलावा मैरिज को गेटवे ऑफ क्या माना जाता है, गृहस्थ आश्रम माना जाता है. आफ्टर पानी ग्रहण संस्कार और विवाह संस्कार पर्सन इंटर्स टू गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम को जो है अटमोस्ट इंपॉर्टेंस हमारे आश्रम सिस्टम में दिया गया है, बिकॉज दिस इज द सिस्टम इन विच one can enjoy his material life, one can satisfy his senses, right? तो गृहस्थ आश्रम में विवाह संस्कार के पश्चात ही प्रवेश किया जाता है, और इस आश्रम में व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करता है, अपनी मटेरियल लाइफ को एंजॉय करता है, राइट? साथ ही साथ सोसाइटी की कॉन्टिन्यूटी के बनाने के लिए वह चिल्ड्रन को प्रोड्यूस भी करता है या चिल्ड्रन को बर्थ भी देता है, और ऐसा करने में जो पानी ग्रहण संस्कार है या मैरिज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन सोशोलॉजिस्ट P.N. Prabhu, marriage is a sacrament for a Hindu, and because of this relationship of the parties involved in marriage is sacramental and not in the form of agreement. तो clearly Hindu society में marriage is not agreement, right? Marriage is sacramental, or we can say that marriage is a sanskar, right? Now according to K.M. Kapadia, Hindu marriage is a recognized relationship established between a man and woman whose purpose is to fulfill dharma, right, praja, rati and some other duties, right? तो K.M. Kapadia के अनुसार जो मैरिज है उससे धर्म की क्या होती है, फुलफिल होती है, राइट? इसके साथ ही जो रति है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल प्लेजर है,
राइट। और साथ ही साथ मैरिज से ही जो अदर ड्यूटीज हैं वो भी क्या होती हैं, जो है फुलफिल हो जाती हैं। फिर हरिभाव उपाध्याय के अकॉर्डिंग मैरिज इज द सेक्रेट सैक्रामेंट ऑफ यूनाइटिंग टू पार्टीज इन थ्रेड ऑफ यूनिटी, right? So this is the definition of marriage in Hindu society, right? Now we will see the objectives of Hindu marriage. सी यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जितनी भी अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज इन हिंदू सोसाइटी और क्रिश्चियन सोसाइटी और मुस्लिम सोसाइटी लगभग सबके ऑब्जेक्टिव एक ही प्रकार के हैं। हाँ, एक दो जो पॉइंट हैं जो कि अगर हम देखें तो एक दो ऑब्जेक्टिव जो हैं हर प्रकार की जो मैरिज है, मैरिज इंस्टीट्यूशन इन डिफरेंट सोसाइटी है, वहाँ पर हमको एक दो पॉइंट अलग देखने को मिलेंगे, राइट। सो नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिंदू मैरिज, राइट। फर्स्ट इज टू अटेन मोक्षा, और ये ना तो क्रिश्चियन मैरिज में मिलेगा और ना ही मुस्लिम मैरिज में मिलेगा, राइट। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ हिंदू मैरिज इज टू अटेन मोक्षा और साल्वेशन, राइट। इट इज कंसिडर्ड दैट वन कैन अटेन मोक्षा आफ्टर विवाह संस्कार और आफ्टर एंटरिंग टू गृहस्थ आश्रम, क्योंकि हिंदू सोसाइटी में टू अटेन मोक्षा वन कैन फॉलो द पाथ ऑफ मटेरियलिज्म टू स्पिरिचुअलिज्म। कैसे? अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में वन कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द हार्श लाइफ, तो व्यक्ति अपनी हार्श लाइफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। ही कैन गेट नॉलेज एंड एजुकेशन, आफ्टर दैट ही इंटरेस्ट टू गृहस्थ आश्रम, राइट। गृहस्थ आश्रम में ही कैन एंजॉय हिज मटेरियल लाइफ, राइट, ही कैन सेटिस्फाई हिज सेंसेस, राइट। और जो सेकेंड पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ था और अर्थ पुरुषार्थ था, राइट, उनको अचीव कर सकता है। आफ्टर दैट देयर इज वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आफ्टर दैट वन इंटर्स टू वानप्रस्थ आश्रम, और इसके लिए वह फॉरेस्ट जाता है ताकि वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सके। और एट लास्ट जो है वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है और जहां पर ही गेट साल्वेशन। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है कि अगर जो मोक्ष पाने का जो पाथ है वो क्या है, मटेरियलिज्म टू स्पिरिचुअलिज्म है। और मटेरियलिज्म के लिए या जो काम पुरुषार्था है, काम पुरुषार्था के फुलफिलमेंट के लिए जो मैरिज है वो क्या होती है, अनिवार्य होती है। इसके साथ ही हिंदू सोसाइटी में ये भी माना जाता है कि जब तक जो है पिंडदान नहीं होगा, राइट, पिंडदान नहीं होगा तब तक भी व्यक्ति का मोक्ष नहीं मिलेगा। और जो पिंडदान है वो जनरली सन के द्वारा किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टू अटेन मोक्षा और साल्वेशन मैरिज इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, टू फुलफिल पितृ ऋणा, जो पितृ ऋणा है उसको फुलफिल तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा या बच्चों को जन्म देगा। थर्ड इज फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ रिलीजन, राइट। हिंदू सोसाइटी में जो गृहस्थ आश्रम है, राइट, उसको इंपॉर्टेंस दिया गया है। साथ ही फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास, राइट, मैन अलोंग विद हिज वाइफ को भी जो है इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो विवाह के बाद में यदि जो है हस्बैंड वाइफ बोथ यदि किसी भी रिलीजियस सेक्रीफाइस को परफॉर्म करेंगे या कोई भी वर्शिप करेंगे तभी जो है उसका रिजल्ट उनको मिलेगा। फोर्थ इज टू मेंटेन द लीनिएज, राइट। सीधी सी बात है, अगर हम देखें तो जो नेम है, राइट, कुला नेम, या एक तरीके से जो कुला कॉन्टिन्यूटी इन जो कुला है वो किससे होती है, विवाह से ही होगी, राइट। और इसी से जो पेरेंट का सरनेम है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। एंड फोर्थ, टू लिव अ हैप्पी लाइफ, राइट। सो हमारे जो लाइफ, राइट, देयर शुड बी एंड देयर मस्ट बी लव एंड अफेक्शन, राइट, इन आवर लाइफ। और जो विवाह है उससे हमारी जीवन में लव भी होगा, अफेक्शन भी होगा, और इससे जो लाइफ है वो हैप्पी हो जाएगी, राइट। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिंदू मैरिजेस। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हिंदू मैरिज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। सी, अगर हम देखें सो हिंदू मैरिज इज संस्कार,
or we can say that Hindu marriage is marriage is a religious institution in Hindu society. इसीलिए हो सकता है 5 मार्कर जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, what are the features or what are the characteristics of Hindu marriage. तो the first is Hindu marriage is a religious ceremony or we can say that religious institution, राइट और वो क्यों है उसको हमने अभी यहाँ पर समझा था, राइट तो हिंदू मैरिज इज अ रिलीजियस सेरेमनी, क्योंकि इस सेरेमनी में जो हमारे 16 संस्कार हैं, राइट तो 16 संस्कारों में से जो विवाह संस्कार है या पानी ग्रहण संस्कार है वही मैरिज होता है. सो हिंदू मैरिज इज अ रिलीजियस सेरेमनी और वी कैन से दैट हिंदू मैरिज इज पानी ग्रहण संस्कार और विवाह संस्कार. Second thing is that Hindu marriage makes husband and wife aware of duties related to their life. या हम ये कहें कि गृहस्थ आश्रम में जो उनकी ड्यूटीज होती हैं उनको अवेयर कराने में जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करता है. इसके साथ ही अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में जो सप्तपदी या जो 7 फेरे होते हैं, राइट सप्तपदी का इंपॉर्टेंस भी है और सप्तपदी के माध्यम से ही हस्बैंड और वाइफ को उनकी ड्यूटीज से अवेयर कराया जाता है. देन हिंदू मैरिज डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू मटेरियल प्लेजर, राइट इट इज प्राइमरली अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, राइट तो हमारी जो सोसाइटी है हिंदू सोसाइटी है उसमें विवाह को मटेरियल प्लेजर के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है बल्कि मैरिज इज कंसीडर्ड एज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन और इसकी वजह से ही जो है रिलीजियस सेरेमनी जो है माना गया है. फोर्थ इज हिंदू मैरिज इज परमानेंट बॉन्ड, राइट मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट देयर इज अ सिस्टम ऑफ डाइवर्स इन हिंदू सोसाइटी एज वेल, बट हिंदू सोसाइटी में जो विवाह है उसको एक संस्कार माना गया है और उसको एक परमानेंट जो है बॉन्ड माना गया है. इसका मतलब ये हुआ कि हस्बैंड और वाइफ इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मैरिज हैज अ स्पेशल रोल इन डिटरमाइनिंग द सोशल स्टेटस, राइट क्योंकि ऐसा माना गया है कि हु इज मैरिड उसको सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना गया है. साथ ही साथ हु हैज़ मैरिड, राइट जो मैरिज कर चुका है या जो मैरिड है, राइट उसको मोक्ष प्राप्ति भी होगी, राइट इसलिए देयर इज अ जो है सोसाइटल स्टेटस भी जो है मैरिज से तय होता है. साथ ही साथ हिंदू सोसाइटी में मैरिज इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, राइट इसीलिए यहाँ पर एक ऑन स्पेसिफिक क्या होता है मेथड होता है, राइट और वो मेथड क्या होता है जो पानी ग्रहण संस्कार है या विवाह संस्कार है दैट इज परफॉर्म्ड थ्रू हवन, राइट पानी ग्रहण एंड सप्तपदी. मतलब जब विवाह होता है तो हवन जो होता है हवन के 7 सप्तपदी या 7 फेरे लिए जाते हैं, राइट तो जो मैरिज या हम एक तरीके से कह सकते हैं जो पानी ग्रहण संस्कार होता है वह इस संस्कार में जो हवन है उसके 7 फेरे लिए जाते हैं, राइट और अगला हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हिंदू मैरिज इंक्लूड्स मैनी रिलीजियस एंड सोशल रूल्स. तो कई रिलीजियस रूल और सोशल रूल्स भी होते हैं. फॉर एन एग्जांपल मैरिंग विद इन वंस कास्ट, राइट और रिलीजन, राइट अपनी स्वयं की कास्ट और रिलीजन में ही मैरिज करना. देन मेंटेनिंग अ परमानेंट मैरिज, राइट देन मैरिंग आउटसाइड वंस गोत्रा, राइट जो है विषम गोत्री विवाह होता है, आउटसाइड वंश गोत्रा में जो है विवाह होता है. सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि these were the features or characteristics of Hindu marriage, right? Now we will study why is Hindu marriage a sanskara. It may be asked as a 5 marker question, right? तो हमने अभी देखा था कि हिंदू मैरिज को एक रिलीजियस संस्कार माना जाता है. अब क्वेश्चन है क्यों? सो व्हाई इज हिंदू मैरिज अ संस्कार? सी वी कैन डिफाइन आवर आंसर through these points. The first is there is correlation between marriage and salvation. और वो रिलेशनशिप क्या होता है? I told you earlier. पहला रिलेशन तो ये है कि हिंदू सोसाइटी में जो मोक्ष है वो
मटेरियलिज्म टू स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते से मिलेगा। और मटेरियलिज्म के लिए जरूरी है कि व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में अपने आप को जो है गृहस्थ आश्रम में रहे, और गृहस्थ आश्रम में वह अर्थ एवं काम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। और यदि अर्थ और काम पुरुषार्थ अगर उसके फुलफिल हो जाएंगे तो वह अपनी मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर लेगा, उसकी जो सेंसेस हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, और इसके साथ ही फिर उसके बाद में वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अर्थात गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इस तरीके से उसको मोक्ष मिल सकता है। ये पहली हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी कि इट इज कंसीडर्ड दैट पिंडदान और वी कैन से दैट तर्पण, राइट, पिंडदान एंड तर्पण आर आल्सो कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर गेटिंग सॉल्वेशन, राइट। किसी की मृत्यु हो जाती उसके बाद में यदि उसकी जो सन है, राइट, या उसके रिलेटिव्स के द्वारा यदि पिंडदान नहीं होता है या तर्पण नहीं होता है तब भी मोक्ष नहीं मिलेगा। देयरफॉर वी कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन मैरिज एंड साल्वेशन। देयरफॉर हिंदू मैरिज इज कंसिडर्ड एज संस्कार। सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ वाइफ इन द यजनास इज मैंडेटरी। मैरिज के बाद में जो जितने भी रिलीजियस सेक्रीफाइसेस होते हैं या रिलीजियस वर्शिप होती है या जो परफॉर्मेंस ऑफ यजनास होता है उसमें द अटेनमेंट ऑफ वाइफ इज कंसीडर्ड नेसेसरी, राइट। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ द वाइफ इन रिलीजियस फंक्शंस। तो जो जितने भी रिलीजियस फंक्शंस होते हैं या यजनास में होते हैं, ऐसा सीधा माना जाता है कि यदि मैन परफॉर्म्स रिलीजियस फंक्शंस और यजनास विदाउट वाइफ तो उसको उसका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो प्राप्त नहीं होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ विल हैव टू यजना, और दोनों को ही रिलीजियस फंक्शंस करने पड़ेंगे, तब जाकर उनकी जो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल होंगे। साथ ही साथ जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। जो मैरिज होती है उसमें सभी देवी देवताओं को, राइट, जो जितनी भी डीटीज होती हैं, राइट, डीटीज को इनवाइट किया जाता है, साथ ही साथ डीटीज की वर्शिप की जाती है, हवन किया जाता है। तो कई रिलीजियस रिचुअल्स जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं, उसके बाद में हिंदू मैरिज को कंप्लीट माना जाता है। देन जो मैरिज रिलेशन है, राइट, उसमें जो है वर्शिप की जाती हैं, राइट, और इसके साथ ही जो मैरिज है उसको एक तरीके से अनब्रोकन बॉन्ड माना जाता है, राइट। तो मैरिज इज द रिलेशन ऑफ बर्थ आफ्टर बर्थ, या हम कह सकते हैं कि ये 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, राइट। और इसके साथ ही जो गॉड्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाता है, गॉड्स को ऑफर किया जाता है, डीटीज की वर्शिप की जाती है, तब जाकर मैरिज जो है वो संपन्न होता है। साथ ही साथ देयर इज आल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ हवन एंड सप्तपति। जो पानी ग्रहण संस्कार है वो सप्तपति के बाद ही पूरा होता है, अर्थात जो हवन है, राइट, फायर आल्टर, राइट, उसके चारों ओर 7 फेरे लिए जाते हैं, और साथ ही साथ जो है देयर इज अ कन्यादान, राइट। तो इतने सब कुछ जो हैं, इतने सभी रिचुअल्स पूरे होने के बाद ही हिंदू मैरिज को कंप्लीट माना जाता है या हिंदू मैरिज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। देयरफॉर हिंदू मैरिज इज अ संस्कार। नेक्स्ट इज रीजंस चेंजेस इन नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज, राइट। सो ये भी जो है वर्तमान समय में पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में हिंदू मैरिज या हिंदू इंस्टीट्यूशन में देयर आर मैनी चेंजेस, राइट, देयर आर मैनी चेंजेस हैव बीन अकर्ड इन हिंदू मैरिज सिस्टम, राइट। और डे बाई डे जो है चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण क्या है। सो वी विल स्टडी रीजंस फॉर चेंजेस इन नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ हिंदू मैरिज। तो उसका पहला क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, राइट। और इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम देखें तो हिंदू सोसाइटी में, राइट, हिंदू सोसाइटी में मैरिज को एक रिलीजियस संस्कार माना गया है, राइट, और वी कैन से दैट मैरिज इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। वहीं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो मटेरियलिज्म को एक तरीके से मटेरियलिज्म को प्रमोट करता है। तो चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, राइट, इस वजह से भी जो है मैरिज का जो है कंसेप्ट या एक तरीके से जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, राइट।
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो मटेरियलिज्म है उसको फोकस किया जाता है, और जो स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है, ये जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, उसको प्रमोट नहीं किया जाता है। इसीलिए जो हिंदू मैरिज है उसकी काफ़ी जो रिचुअल्स हैं वो वर्तमान समय में परफॉर्म नहीं किए जाते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, अर्बनाइजेशन हो जाएगा, राइट, अर्बनाइजेशन हो जाएगा। फिर मॉडर्न एजुकेशन हो जाएगा या वेस्टर्न एजुकेशन हो जाएगा। तो वेस्टर्न एजुकेशन या अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, राइट। इन वजह से जो स्पिरिचुअल या जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है वो कम देखने को मिलता है या उसको उतना प्रेफर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से भी जो जितने भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं आइदर उनके नेचर में चेंज आ रहा है या फिर कई जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म ही नहीं किए जाते हैं। साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है या हिंदू सोसाइटी है दैट केम कॉन्टेक्ट विद मुस्लिम सोसाइटी और क्रिश्चियन सोसाइटी और अदर ट्राइब्स, तो उस वजह से भी जो है आइडियोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारी सोसाइटी में भी ऐसे कई लॉ बन चुके हैं, राइट। तो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लॉ हो जाएंगे, इसकी वजह से भी जो चेंज हो रहा है। फिर फैमिली डिस्प्यूट हो जाएगा। अगर हम देखें तो हिंदू सोसाइटी में जॉइंट फैमिली इज़ प्रिवलेंट, और जॉइंट फैमिलीज़ में अक्सर जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में डिस्प्यूट होता है। इसी वजह से जॉइंट फैमिली डिक्लाइन हो रही हैं, न्यूक्लियस फैमिली जो है राइज हो रही हैं। साथ ही साथ जो है फैमिली डिस्प्यूट भी बढ़ रहे हैं, इस वजह से जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। देन डिक्रीज्ड फैमिली फंक्शंस, तो चूंकि अब न्यूक्लियस जो फैमिली है, न्यूक्लियस फैमिली को प्रेफर किया जा रहा है और इस वजह से जो कई फैमिली फंक्शंस हैं, फैमिली ड्यूटीज़ हैं, उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। साथ ही जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है या कम्युनिकेशन है, इसकी वजह से आइडियोलॉजी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या जो कल्चरल आइडियोलॉजी है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से जो प्रेफर हो रही है। या हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन की वजह से जो डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाएगी या फिर डिफरेंट टाइप की जो मैरिज फंक्शंस हैं वो वर्तमान समय में प्रचलन में आ रहे हैं, राइट। और अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जो सोशल सिक्योरिटी, जिसकी वजह से जॉइंट एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी के रूप में जो है जॉइंट फैमिली होती थी, परंतु वर्तमान समय में इंश्योरेंस बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है, जिस वजह से सोशल सिक्योरिटी को भी उतना जो है इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, राइट। सो इन सब कारणों की वजह से जो है हिंदू मैरिज के कंसेप्ट में या नेचर में क्या है, चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम देखें यहाँ पर तो फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज, तो हिंदू मैरिज के कितने फॉर्म हैं, राइट, उनको भी हम यहाँ पर फटाफट समझते हैं। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हिंदू मैरिज। फर्स्ट इज ब्रह्म मैरिज, राइट, देव मैरिज, राइट। थर्ड आर्य मैरिज, प्रजापत मैरिज, गंधर्व मैरिज, असुर मैरिज, राइट, राक्षस मैरिज एंड पिशाच मैरिज। इनमें से अगर हम देखें तो जो शुरू की 4 मैरिजेस हैं, ब्रह्म मैरिज, राइट, देव मैरिज, आर्य मैरिज और प्रजापत मैरिज, इनको हमारी अर्लियर जो हिंदू सोसाइटी थी उसमें इनको एक्सेप्टेड किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो गंधर्व मैरिज है, असुरा मैरिज है या राक्षस मैरिज है या पिशाच मैरिज है, राइट, इनको भी एक्सेप्टेड तो किया जाता है, लेकिन इनको उतना इम्पोर्टेंस जो है नहीं दिया जाता है या इन मैरिजेस से इनको इन्फीरियर माना जाता है, राइट। सो हमारी सोसाइटी में जो ब्रह्म मैरिज है, देव मैरिज है, आर्य मैरिज है और प्रजापत मैरिज है, उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, साथ ही साथ उनको हैप्पीली एक्सेप्टेड किया जाता है, राइट। इसमें से अगर हम देखें तो जो गंधर्व मैरिज है या लव मैरिज है, राइट, इनको वर्तमान समय में प्रेफर किया जा रहा है। बाकी इसमें से कुछ मैरिजेस ऐसे हैं जिनको आज भी एक तरीके से अलाउ नहीं किया जाता है या फिर उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता या इन्फीरियर माना जाता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ब्रह्म विवाह हो जाएगा। सी, ब्रह्म विवाह एंड ब्रह्म मैरिज इज अ सच मैरिज, इनमें से फादर ऑफ ब्राइड वो वेद अध्यायी और वर्चियस ग्रूम को क्या करता है, सर्च करता है। वेद अध्यायी का मतलब क्या हुआ, जो वैदिक, राइट, वन हु हैज नॉलेज ऑफ वेदास, राइट, तो जिसके पास पे वेदों का नॉलेज है उसको वेदा अध्यायी कहा जाता है, राइट। सो द फादर ऑफ ब्राइड
सर्चेस वेदाध्यायी और वर्चियस ग्रूम, राइट। और मॉडर्न में हम कह सकते हैं कि भाई कैपेबल हो, जो इंडिपेंडेंट हो, कैपेबल हो, राइट, अच्छा व्यक्ति हो। तो फादर ऑफ ब्राइड सर्चेस वेदाध्यायी और वर्चुअस ग्रूम, आफ्टर दैट ही वर्शिप्स ग्रूम, राइट। और जो ब्राइड होता है उसको ब्यूटीफाइंग किया जाता है, राइट, ब्यूटीफाइंग द ब्राइड विद क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पर एक बात याद रखें कि जो ब्रह्म विवाह होता है उसमें ब्राइड को क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट जो है दिए जाते हैं, राइट। और उसके बाद में कन्यादान के माध्यम से ये जो विवाह होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्म विवाह कहते हैं, राइट। सो ब्रह्म विवाह इज अ सच विवाह और सच मैरिज इन विच द फादर ऑफ ब्राइड सर्चेस अ वेदाध्यायी और वर्चुअस ग्रूम, आफ्टर दैट he worships the groom, right, he beautifies the girl after giving clothes and ornaments, and through kanyadan we can say that kanyadan rituals जो ब्रह्म विवाह है ये संपन्न होता है। और we get the information about this marriage in मनु स्मृति। So मनु स्मृति 3.27 में we can get this information। Then second is देव विवाह। See, what is Dev Vivah? See, when a girl, right, adorned with clothes, ornament is married to priest. देखिए, अगर हम देखें तो अर्लियर सोसाइटीज में जो यजनास परफॉर्मेंस ऑफ यजनास थे, राइट, तो यजनास जो है परफॉर्म किए जाते हैं और जो यज्ञ जो कराने वाला पंडित होता था, राइट, द प्रीस्ट हु परफॉर्म्स यजनास, राइट, जब उसी के साथ में मैरिज करा दी जाती है तो उसको ही क्या कहा जाता है, देव विवाह करा जाता है, राइट। सो सिंपली व्हेन अ गर्ल adorned with clothes or ornament is married to priest, or we can say that yajna sacrificer, right, जो कि यज्ञों को परफॉर्म कराता है, राइट, उसको क्या कहा जाता है, देव विवाह कहा जाता है। थर्ड इज आर्य विवाह, राइट, आर्य विवाह को सेज मैरिज भी कहा जाता है। और इस मैरिज में क्या होता है, राइट, इस मैरिज में व्हेन अ सेज, राइट, व्हेन अ सेज गिव्स अ काउ और अ वुल और 1 or 2 पेयर ऑफ काउस एंड वुल्स टू अ पर्सन, राइट, तो उसके बाद में वह जो व्यक्ति होता है, राइट, वह अपनी लड़की की जो शादी है वो सेजेस से करा देता है, राइट, और इस विवाह को क्या माना जाता है, आर्य विवाह माना जाता है, राइट। अब इसमें चूंकि अगर हम देखें कि जो सेज होता है या जो सेज होता है वो लड़की की फैमिली को, राइट, फैमिली ऑफ ब्राइड को जो है काउ या बुल जो है ऑफर करता है या देता है, तो ये यहाँ पर बहुमूल्य नहीं है। दरअसल क्या है, दिस इज इंडिकेशन, दिस इज द इंडिकेशन। और ये इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ सेज ऑफर अ काउ और वुल इट मीन्स दैट ही वांट्स टू मैरी गर्ल, राइट। और जब उसके फादर और मदर जो काउ और वुल है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में जो मैरिज संपन्न होती है उसको ही क्या कहा जाता है, आर्य विवाह कहा जाता है। फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर प्रजापति विवाह हो जाएगा, राइट। प्रजापति विवाह और ब्रह्म विवाह इन दोनों में ये दोनों ही क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। प्रजापति विवाह में ही जो फादर होता है, राइट, प्रजापति विवाह में भी फादर ऑफ ब्राइड सर्चेस अ केपेबल ग्रूम, राइट, और उसके बाद में दोनों का विवाह करा दिया जाता है, राइट। और यह कहकर कि यू बोथ शुड प्रैक्टिस रिलीजन, सो धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करो, और यह कहकर जब विवाह संपन्न करा दिया जाता है तो उसको प्रजापति विवाह कहा जाता है। देयर इज वन डिफरेंस, और वो डिफरेंस ये है कि जो ब्रह्म विवाह होता है उसमें, राइट, ब्राइड को क्लॉथ्स एवं ऑर्नामेंट्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, परंतु इट इज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी, और वी कैन से दैट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट टू द ब्राइड। तो इसमें जो फादर ऑफ ब्राइड होता है वो ब्राइड को क्लॉथ्स और ऑर्नामेंट दें या ना दें ये उनकी मर्जी होती है। यही ब्रह्म विवाह में और प्रजापति विवाह में क्या होता है, अंतर होता है। नेक्स्ट इज असुर मैरिज, राइट। सी व्हेन द ग्रूम obtains the bride by giving money,
राइट। तो कुल मिलाकर जब जो है ब्राइड को परचेज किया जाता है आफ्टर पेइंग मनी, सो व्हेन द ग्रूम ऑब्टेन्स द ब्राइड बाय गिविंग मच मनी टू द गर्ल्स फादर, और उसके बाद में जो मैरिज संपन्न होती है उसको ही क्या कहा जाता है, असुर मैरिज कहा जाता है, राइट। देन गंधर्व मैरिज, सी अब ये इसको सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, लव मैरिज हो जाएगा। तो जब ब्राइड और जो ग्रूम है वो दोनों एक दूसरे से जो है प्यार करते हैं और इसके साथ ही दे म्यूचुअल डिजायर, राइट, और दोनों की म्यूचुअल डिजायर हो लव के लिए, म्यूचुअल डिजायर हो शादी के लिए, और दोनों एक दूसरे को लव करते हो, तो वो जो मैरिज करेंगे उसको ही क्या कहा जाता है, लव मैरिज कहा जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज राक्षस विवाह। सी जो राक्षस विवाह है या राक्षस मैरिज इज आल्सो कंसीडर्ड एज क्षत्रिय मैरिज, क्योंकि अगर हम देखें तो अर्लियर टाइम में क्या होता था कि जो ग्रेट किंग या एम्परर होते थे, राइट, दे यूज्ड टू अटैक another territory, और after winning the another territory और after winning the kingdom, right, वो उस किंगडम के घरों में जाते थे और वहां से फोर्सिबली, राइट, फोर्सिबली जो ब्राइड है उसको पसंद करते थे और ब्राइड से जो है मैरिज कर लेते थे, तो उसको ही क्या कहा जाता है, राक्षस विवाह कहा जाता है, राइट। सो सिंपली व्हेन किंग और क्वीन यूज्ड टू अटैक ऑन अनदर किंगडम, और आफ्टर विनिंग दैट किंगडम फोर्सिबली वहाँ की जो गर्ल्स होती थी, राइट, उनके साथ में फोर्सिबली जो मैरिज संपन्न होती थी उसको ही क्या कहा जाता है, राक्षस विवाह कहा जाता है। और चूंकि क्षत्रियों में युद्ध की जो टेंडेंसी होती थी इसलिए इसको क्षत्रिय विवाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर पिशाच विवाह, राइट, मैरिंग बाय हैविंग इंटरकोर्स with a girl, or we can say that seducing girl. तो after seduction, right, after seducing a girl who is sleeping, right, frantic or going alone on the way, फिर उसके बाद में जो विवाह किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पिशाच मैरिज कहा जाता है, राइट। और इसकी जो जानकारी है वो कहाँ दी गई है, मनुस्मृति 3.33 में जो है दी गई है। क्लियर। सो we have studied the different types of marriages in Hindu society. Now we will see current changes in the nature and concept of Hindu marriage, right? अब यहाँ पर एक चीज और हमको यहाँ पर देखना है, current changes occurred, right? So अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि what changes have been occurred in nature and concept of Hindu marriage, सी इसके पहले हम जो है पढ़ चुके हैं कि जो है हिंदू मैरिज में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, राइट। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमने ये पढ़नी है, यहां पर हमने देखे थे कि रीजंस, राइट, कि किन कारणों की वजह से, व्हाट आर द रीजंस, राइट, व्हाट आर द रीजंस फॉर changing in nature and concept of Hindu marriage. Now we will see what are the changes which have been occurred in the nature and concept of Hindu marriage, right? So जो हिंदू मैरिज है उसके नेचर में और कंसेप्ट में कौन कौन से जो चेंजेस हैं वो घटित तो हो चुके हैं। तो what are the changes occurred in Hindu marriage? The first is one marriage और मोनिगमी, राइट। अगर हम देखें तो अर्लियर सोसाइटीज में, इन हिंदू सोसाइटीज पॉलीगेमी वाज प्रिविलेंट और पॉलीजिनी वाज प्रिविलेंट, बट आफ्टर द हिंदू मैरिज एंड डाइवर्स एक्ट 19, राइट, तो हिंदू मैरिज एक्ट के बाद में जो है पॉलीजिनी को इलीगल घोषित कर दिया गया है और वर्तमान समय में मोनीगेमी, और वी कैन से दैट वन मैरिज इज कंसिडर्ड लीगल। तो हिंदू सोसाइटी में वन मैरिज या मोनीगेमी को ही जो है लीगल माना गया है, इसीलिए मोनीगेमी इज, राइट, मोनीगेमी और वन मैरिज इज प्रेवलेंट इन हिंदू सोसाइटी। देन सेकेंड, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन, राइट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, सोसाइटी डेवलपमेंट, राइट, और आइडियोलॉजी डिफरेंसेस, इनकी वजह से जो इंटरकास्ट मैरिज है उनकी परमिशन जो है मिल चुकी है, परमिशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, या हम ये कहें कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है। देन परमिशन ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस,
राइट। देन परमिशन ऑफ विडो रीमैरेजेस हो जाएगा, तो जो विडो रीमैरेजेस है वो भी एक्सेप्ट किया जाता है। परमिशन ऑफ डाइवर्स, राइट, अगर हम देखें तो हिंदू सोसाइटी में द मैरिज इज अनब्रोकेबल बॉन्ड, परंतु जो है वर्तमान समय में देयर इज अ परमिशन फॉर डाइवर्स एज वेल। देन 2005 के बाद में जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी वीमेन को जो है प्रोवाइड किए गए हैं। अब जो पैतृक संपत्ति है उसमें मैन एज वेल एज वुमेन, राइट, दोनों को ही क्या होंगे, प्रॉपर्टी राइट्स होंगे। देन डाउरी इज पनिशेबल ऑफेंस, सो हिंदू सोसाइटी में जो है डाउरी वाज प्रिविलेंट, परंतु डाउरी को भी जो है पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है। देन चाइल्ड मैरिज है वो भी बैन कर दी गई है। और चेंज इन द रूल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ मैरिज, राइट, तो जो रूल्स हैं ये हम एक तरीके से कहते हैं कि जो आइडियोलॉजी है जिससे जो था सिलेक्शन ऑफ मैरिज होता था या जो मेट्स का सिलेक्शन होता है, राइट, वो चेंज हो चुका है। राइट, अगर हम देखें तो पहले जो फैमिली होती थी, फैमिली ही ब्राइड को या ग्रूम को सेलेक्ट करती थी, परंतु वर्तमान समय में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, राइट, उनसे भी जो है ओपिनियन ली जाती है। देन गिविंग इंपॉर्टेंस टू पर्सनल क्वालिटीज ओवर फैमिली स्टेटस, नाउ फैमिली स्टेटस इज नॉट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, जबकि जो पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, जो भी ब्राइड है या ग्रूम है उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं उनको फोकस किया जाता है। देन अगर हम देखें तो भले ही डाउरी को जो है इलीगल कर दिया गया है या पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके बावजूद जो डाउरी है वो इनडायरेक्टली इंक्रीज हो रही है। देन कंसेप्ट ऑफ डिलेड मैरिज, राइट, अगर हम देखें तो वर्तमान समय में बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट, राइट, जो यंगस्टर्स हैं वो डिले मैरिजेस की चॉइस रखते हैं। देन डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ब्राइड एंड ग्रूम, राइट, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ मैट्रिमोनियल एजेंसी जो है बढ़ता चला जा रहा है, राइट, क्योंकि वर्तमान समय में जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी जॉब है या जॉब प्लेस है या अपनी जो भी आइडियोलॉजी है या उनकी जो भी मेंटलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो जो है ब्राइड को या ग्रूम को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, और इस वजह से जो मैट्रिमोनियल एजेंसी हैं उनका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। प्रैक्टिस ऑफ मास मैरिजेस, राइट, और क्या हो जाएगा, मोर फ्रीडम जो है टू क्या हो जाएगा, वीमेन हो जाएगा। सो वी हैव फिनिश्ड द marriage in Hindu society, right? In next lecture we will study marriage in Muslim or Christian society, right? So we will meet in next lecture. Till then, thank you.